नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। दोस्तों, अब लगभग स्वास्थ्य हमारी सही हो गई है और अब लगभग प्रतिदिन आपको हमारी एक क्लास मिलेगी। दोस्तों, अभी तक हम यूपी स्पेशल पढ़ाते रहते, लेकिन अब जो है आपकी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती थी उसकी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो अप्रैल में होगा। और इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए जियोग्राफी की क्लास आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये मान के चलिए कि जियोग्राफी से जो लगभग 8 से 10 प्रश्न कम से कम आएंगे जियोग्राफी से। तो आप जो है आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और पेन कॉपी निकाल लीजिए और फैक्ट चीज़ें नोट करते रहिए। और प्रयास हमारा होगा कि मार्च तक हम ये जियोग्राफी ख़त्म कर दें, और ताकि आप समय से रिवाइज कर लें। और जो जब एक चैप्टर मतलब समाप्त होगा तो प्रयास होगा हमारा कि उसकी जो है जितने क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, उनका जो है प्रैक्टिस भी करवा दें। तो आइए शुरू करते हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में आपको पता है कि जो केवल भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल नहीं है। मतलब कि हमें केवल इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जियोग्राफी। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 जियोग्राफी भारत का सामान्य परिचय आज हम पढ़ेंगे। ठीक, ये थ्योरी क्लास होगी, प्रैक्टिस बैच हम आपको अलग से देंगे। ठीक है, प्रश्न वही जो एग्जाम में आएंगे, प्रयास हमारा यही होगा। तो आप लोग तैयार हैं ना? देखिए, बात करते हैं जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी की बात किया जाए तो जियोग्राफी शब्द आया कहाँ से? सबसे पहली बात, जब जियोग्राफी है तो जियोग्राफी शब्द आया कहाँ से, और जियोग्राफी के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो जियोग्राफी शब्द देखो, जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। ठीक, जियो का मतलब आपको पता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब जो है हम जियोग्राफी में पृथ्वी के अंतर्गत जो भी घटनाएं होंगी या जो भी तत्व हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे बात करते हैं ठीक है, देख लीजिए जियोग्राफी, जियोग्राफी सर इस पर से दिख रहा है ना? ठीक है, जियोग्राफी। ठीक है, देखो जियोग्राफी की बात किया जाए तो ये ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के जियोग्राफी, ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ठीक है, जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं आप देख लेते हैं। पहला क्या है? जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफी। जियोग्राफी आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफी, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब इसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। जियो का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना तो बात मतलब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी के बारे में क्या अध्ययन करेंगे। तो देखो, पृथ्वी में होता है क्या, आप पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी तत्वों का अध्ययन करेंगे, द्वीप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, सागर महासागर नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और पर्वत पहाड़ का अध्ययन करेंगे, वन का अध्ययन करेंगे, कृषि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जल का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या, उद्योग आदि चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसमें? जियोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भूगोल, बात आती है भूगोल। ठीक,
भूगोल, भूगोल की बात किया जाए कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, जो भूगोल शब्द है आपका, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना एक भारतीय भूगोलविद थे, कौन, आर्यभट्ट। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में इसका पहली बार उल्लेख किया था। ठीक है, कौन है, भारतीय भूगोलविद, भारतीय भूगोलविद या वेदता कह सकते हैं, भारतीय भूगोलविद कौन थे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, भारतीय भूगोलविद आर्यभट्ट थे। इन्होंने क्या सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया, भूगोल शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। ठीक, सूर्य सिद्धांत, इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ठीक है, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ठीक है, तो वो कौन है आपके, इरेटोस्थेनीज। कौन है, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, याद रखना कौन है, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, उसके बाद इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना अगर बात किया जाए तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो याद रखना आर्यभट्ट ने किया था। अगर पूछा जाए आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो सूर्य सिद्धांत है। वहीं अगर बात किया जाए जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो कौन होंगे आपके, इरेटोस्थेनीज। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन है आपके, हिकेटियस। ठीक है, भूगोल के जनक को किसे कहा जाता है, हिकेटियस कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है, वो भी याद रखना। पुस्तक कौन सी, इनकी पुस्तक का नाम जस्ट पीरियड्स। ठीक है, याद रखना जस्ट पीरियड्स। ठीक है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, जस्ट पीरियड्स है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना आधुनिक भूगोल के जनक, तो आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट।
ठीक, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, पुस्तक का नाम, तो इनकी पुस्तक क्या है, पुस्तक का नाम कॉसमॉस, कॉसमॉस, ठीक, क्या है, कॉसमॉस। तो याद रखना, देखो जो इनकी, देखो पूछा जाए आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। यहाँ केवल देखो हम्बोल्ट भी मिल सकता है, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम पूछा भी गया कई बार, तो याद रखना क्या है, कॉसमॉस, ठीक है। ये आधुनिक भूगोल के जनक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखो बात करते हैं कि देखो ये तो पता चल गया कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ठीक, ये सब तो हम जान चुके हैं। लेकिन बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था, ठीक। तो याद रखना, विश्व का सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, विश्व का सबसे विश्व में सबसे पहले, सबसे पहले ग्लोब, ठीक है, विश्व में सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया, किसने बनाया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया, तो याद रखना कौन है वो, हाँ, ठीक है, मार्टिन बेहम, ठीक है, मार्टिन बेहम। विश्व में सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया, तो मार्टिन बेहम ने बनाया था। अगर वहीं पे बात किया जाए विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो याद रखना विश्व में सबसे पहले मानचित्र, विश्व में सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, किसने बनाया, तो याद रखना किसने बनाया, अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर, ठीक। तो ये चीजें याद रखना। आइए एक बार फिर से देख लेना है, ठीक है। देखो बात करते हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी शब्द, ठीक। देखो जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, किसके, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कि जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, और पृथ्वी के बारे में क्या क्या अध्ययन करते हैं आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी जो तत्व उनके बारे में अध्ययन करेंगे, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, वन, कृषि, उद्योग, जनसंख्या आदि चीजों का इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना क्या, सूर्य सिद्धांत। उसके बाद बात करते हैं कि जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एराटोस्थनीज ने, एराटोस्थनीज, और इन्हें जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है, और इनके पुस्तक का नाम याद रखना, जस्ट पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल के जनक याद रखना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, कॉसमॉस है। आगे देखते हैं
आगे बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया था। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले या सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया था। और वही बात किया जाए कि विश्व में सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था, तो कौन बनाए थे? अनेक्सीमेंडर बनाए थे। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना। उसके बाद बात करते हैं भारत का नामकरण। ठीक है, भारत के नामकरण के बारे में देखो कई तथ्य मिलते हैं। ठीक है, जैसे भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, नामकरण। ठीक है, भारत का नामकरण, भारत के नामकरण के विषय में बात किया जाए तो 1 सेकेंड। ठीक है, भारत का नामकरण, अगर बात किया जाए कि भारत का नाम भारत है, तो भारत कैसे बना, तो ये जान लीजिए आर्यों के शक्ति राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया। इंडिया 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 की बात किया जाए तो इंडिया, देखो आपको पता है कि जो यूनानी लोग हैं, यूनानी लोग, ये लोग क्या करते थे? इंडिया आपको पता है क्या? सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ये लोग क्या कहते थे? इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। ठीक है, जो यूनानी लोग हैं वो सिंधु को इंडस कहते थे। ठीक है, इंडस कहते थे। बाद में इनके बाद कौन आए? रोमन लोग, रोमन, बाद में आते हैं रोमन लोग, और रोमन लोग इनको क्या कह देते हैं? इंडस को क्या कहते हैं? इंडिया कह देते हैं। ठीक है, इंडिया। उसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की बात किया जाए, देखो जब फारसी लोग आए, फारसी, ठीक, फारसी लोग क्या कहे? सबसे पहले जान लीजिए फारसी लोग क्या करते हैं? सा का उच्चारण किसमें करते थे? हा का उच्चारण करते हैं। ठीक, सा का उच्चारण किसमें करते थे? हा का उच्चारण करते हैं। तो अब यहां पे देख लीजिए, ये सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु को, ये सिंधु को हिंदू कहने लगे। ठीक है, सिंधु को हिंदू कहते थे। तो यहां आप देख सकते हैं हिंदू। ठीक है, सा का उच्चारण हा में करते तो ये हो गया हिंदू। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्थान। ठीक, स्थान, और स्थान का मतलब अगर देखा जाए तो फारसी भाषा में, ठीक, फारसी भाषा में बात किया जाए तो फारसी भाषा में स्थान का मतलब होता है स्थान या देश। इसका मतलब क्या होता है? स्थान या देश। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक नाम मिलता है आपको आर्यावर्त। क्या मिलता है? आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त को आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? आपको पता है कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, अर्थात आप कह सकते हैं जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, तो वहां पे सबसे पहले आर्य लोग आके बसे थे। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र। ठीक, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए? आर्य। सबसे पहले आर्य आए। ठीक है, और उसी से इस देश को क्या आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
जम्बू द्वीप मिलता है, इसका नाम क्या मिलता है? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। देखो जम्बू द्वीप, देखो कुछ नामकरण में इधर उधर फैक्ट हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट ज़्यादा मतलब माना जाता है वही फैक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप की बात किया जाए तो देखो इसमें दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक क्या, एक दिख रहा होगा आपको जम्बू, एक दिख रहा आपको द्वीप, ठीक। इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, और इन दोनों से मिलकर बना है तो भारत का इसके नामकरण से क्या मतलब है? आपको पता है आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये निचला वाला हिस्सा, ठीक, ये दक्षिण करी। आप यहां आप देख सकते हैं इधर आपका क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर, सॉरी इधर आपका अरब सागर, अरब सागर, इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। देखो ये जो एरिया है यहाँ पे कहते हैं कि जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है, यहाँ पर जामुन के वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं? जम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन के वृक्ष, ठीक। और द्वीप का मतलब होता है जल से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब स्थल खंड का हुआ क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, तो ये हो गया आपका द्वीप। और यहाँ क्या है? जामुन के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते थे प्राचीन काल में, ठीक है। तो जामुन के वृक्ष यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते थे, जिस कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया। तो याद रखना, देखो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हमारा जो प्रयास होगा कि हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बता भी देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी आप लोग नोट्स बनाते रहिए। हमारा प्रयास होगा कि हम 1 से 1.5 महीने में खत्म कर दें, मतलब एग्जाम से काफ़ी पहले हम खत्म करने का प्रयास करेंगे कि जियोग्राफी खत्म कर दें। और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ केवल इंडियन जियोग्राफी पूछी जाएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये आता है। उसके बाद बात करते हैं ठीक है, बात करते हैं कि भारत जो है किस भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। भारत किस भूभाग का हिस्सा है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताते हैं? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन ये गोंडवाना लैंड, भाई जो लोग पढ़े उनको तो पता है, बाकी जो लोग नहीं पढ़े ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि ये आपकी क्या थी? पहले पृथ्वी थी, ठीक, जो आपका गोला, ठीक, ये पृथ्वी थी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया, ठीक है। ये आपका पृथ्वी और इसे पैंजिया कहा जाता, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या भरा था? जल भरा था, ठीक, जल, इसके चारों तरफ जल भरा था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे पैंथलासा कहा जाता था, पैंथलासा, ठीक है। याद रखना ये पैंजिया था, जो स्थल खंड था आपका वो पूरा क्या? पैंजिया था, और जो उसके चारों तरफ क्या जल था उसे क्या? पैंथलासा बोला जाता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? इसके आंतरिक बलों के कारण, ठीक है, अंतर्जात बलों के कारण इसमें क्या हुआ? इसमें जो है अलगाव हुआ, ठीक, मतलब ये टूटा। और टूटा तो कितने टुकड़ों में टूटा? 2 टुकड़े में टूटा। और 2 टुकड़े टूटने का मतलब क्या है कि एक पार्ट आपका लगभग कह सकते हैं ये हुआ, और एक पार्ट आपका ये हुआ, ठीक, ये, ठीक। जैसे मान लीजिए ये गोला था आपका, ये चारों तरफ क्या है? जल है, और बीच में स्थल। अगर ये बीच से टूटेगा, बीच में गैप होगा, तो जाहिर सी बात है जो जल है जो चारों तरफ था वो कहीं बीच में भी आएगा, ठीक। तो इसमें क्या हुआ? बीच में जल आ गया, ठीक है। जब बीच में जल आया तो इसे कहा गया टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर, ठीक। बीच वाला जो जल आ गया, बीच में जो जल आ गया उसे टेथिस सागर कहा गया। और इसे क्या कहा गया? इसे अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड,
गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये आपका था अंगारा लैंड और ये था आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। और कुछ समय बाद पुनः इसमें आंतरिक अंतर्जात बलों के कारण इसमें अलगाव हुआ और इसी में आपका आप देखते होंगे मैप, इसमें आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे महाद्वीप बने। उसके बाद नीचे क्या हुआ, नीचे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। नीचे आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। उसके बाद यहीं से आपका भारत जो है इसी खंड से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जो कि अभी भी है, ठीक है। कैसे वो भी देख लेते हैं। जो आपका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है, भारत इसी का हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये आपको पता है कि जैसे ये आपका मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो भारत आपका यहीं पे लगा हुआ था, ठीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया यहीं पे लगे हुए थे। जब पुनः इसका विखंडन हुआ तो भारत जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, ये खंड जो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा था ये, ठीक, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ और ये जाके आपका अंगारा लैंड, जो अंगारा लैंड था, बीच में 33 सागर था और यहाँ से भी नदियाँ जा रहे थे, यहाँ से भी नदियाँ जा रही थी और ऊपर से भी नदियाँ, तो बीच में मलबा भी जमा होता गया। बीच में क्या हुआ, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह काट के ला रही थी, इसमें जमा कर रही थी और ये अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। तो ये जाकर एक समय ऐसा है कि इसमें जाके टकराया और जो बीच में मलबा था भाई इसमें वलन पड़ने लगा। जब टकराएगा, कोई चीज भरा हुआ है, टकराएगा, जगह नहीं रहेगी तो क्या होगा, या तो नीचे जा गया या तो ऊपर। जब नीचे जितना दबना था वो दब गया। फिर उसके बाद क्या, वलन पड़ा और वलन पड़ने के बाद एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आप हिमालय पर्वत के रूप में देख रहे हैं। और ये उत्तर पूर्व की ओर आज भी अग्रसर है, जिस कारण से हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत जो है एशिया महाद्वीप में होने के बाद भी इसको जो है गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा माना जाता है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि भारत किस भूमि का हिस्सा है तो आप बताएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक। गोलार्ध, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब आप ही समझ लें, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, ठीक है, गोले का आधा। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और आपको पता है मतलब गोले का आधा भाग, ठीक, ये और ये ऊपर क्या है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये क्या है, मकर रेखा। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, सॉरी सब चला गया, ठीक है, ठीक है। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, देखो ये आपका क्या है, ये गोला है और इसका ये, ठीक है, देख लीजिए फिर से, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध का ही मतलब ही क्या होता है, गोले का आधा भाग, ठीक है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और पूछा जाता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो बताया जाता है भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर तो ठीक है, पूर्वी क्या है, देखो आप अगर इसे 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा। और भारत की अवस्थित क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, और नीचे क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा।
ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, और भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? लगभग यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो कितना 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। वहीं मकर रेखा की बात किया जाए तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात किया जाए, विषुवत रेखा, 0 अक्षांश रेखा इसके उसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, यह 0 अक्षांश रेखा, 0 अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ से बात की जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये कितना है? 876 किलोमीटर। ठीक, 876 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं भारत कहाँ है? यहाँ पे है, और दिशा कौन सी? एक दिशा ये, एक दिशा ये। मतलब जो है भारत की अवस्थित क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो बता देना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब दोनों के बीच में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है, लगभग बीचों बीच से होकर, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट प्रयास हम कर रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, और आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या हो रही है, हमसे कोई भूलवश गलती हो जा रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिखने में हो सकता है लिखने में कोई फॉल्ट हो जाए या बोलने में कोई फॉल्ट हो जाए। उसके बाद बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। ठीक, भारत का क्षेत्रफल। देखो भारत का क्षेत्रफल से पहले आप बात करते हैं भारत के आकार। भारत के आकार की बात करते हैं, भारत का आकार, भारत का आकार। अगर भारत के आकार की बात किया जाए तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत को चतुष्कोणीय क्यों कहा जाता है? ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका आकार चतुष्कोणीय है, ये। ठीक, ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं ये। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। और यही अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, जो दक्षिण में ये वाला हिस्सा कितना है? ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.4%। ठीक, ये जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना जरूर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल
अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% घेरता है, तो इससे जो बड़े देश हैं, ठीक है, मतलब इसका अगर क्षेत्रफल के क्रम में बात की तो कौन सा स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम अगर पूछा जाए तो बताएंगे भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। और वहीं अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर अब जो जनगणना होगी अगर उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक है। तो 2011 के अकॉर्डिंग आपका प्रथम स्थान पे चीन है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां, कौन सा, 7वां सबसे बड़ा देश। अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो बात करते हैं पहला कौन सा है, ठीक है। तो पहला कौन सा है आपका, रूस, ठीक है, रूस। दूसरा कौन है, कनाडा। उसके बाद कौन सा है, यूएसए। उसके बाद चीन, ठीक। देखो इन दोनों में इसका कभी तक आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, ठीक। तो इसमें कई जगह अलग अलग मिलता है, कहीं चीन को पहले कर देते हैं, कहीं यूएसए को कर देते हैं, देखा जाए तो फिलहाल यही है। लेकिन बुक में आपको भी कई बुकों में अलग अलग मिल जाएगा, कभी चीन आगे हो तो कभी यूएसए होगा, तो इस बात को याद रखना, इससे कोई मतलब है नहीं। सबसे पहला पूछा जाता है या तो भारत का स्थान पूछा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरा कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ब्राजील। उसके बाद क्या है, 2 2 4 1 5। उसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आ जाएगा, इंडिया अर्थात भारत, ठीक, भारत। उसके बाद बात करते हैं भारत के बाद अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। उसके बाद क्या है, कजाकिस्तान, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो किस नंबर पे है आपका भारत, 7वें नंबर पर, 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं बात किया जाए पहला कौन सा है, रूस, अगला कौन सा है, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक। आज तक कभी यहां से क्वेश्चन नहीं आया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऐसा आज तक क्वेश्चन ना आया है और ना संभावना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये आगे पीछे कर दिया जाता है कौन सा, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह पे मिल जाता है। फिलहाल यही होना चाहिए तीसरे नंबर पे। उसके बाद बात करते हैं ठीक है, भारत के, देखो भारत में देख लेते हैं थोड़ा से कुछ फैक्ट है। देखो अगर भारत की बात की जाए, भारतीय संविधान में भारतवर्ष के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारतवर्ष के लिए लिखा गया, क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना। भारतीय संविधान में भारतवर्ष के लिए अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
भारत के सबसे बड़े राज्य। ठीक है, अगर बात किया जाए कि भारत के सबसे बड़े राज्य, ठीक है, भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात किया जाए तो देखो, एक तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, ये याद रखना, और उत्तर प्रदेश का याद रखना। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है, तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान। ठीक, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद अगला कौन सा है, अगला है आपका गुजरात। ठीक, तो ये याद रखना पांचों। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है उत्तर प्रदेश, एक है गुजरात। वहीं बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, गोवा के बाद सिक्किम। गोवा के बाद क्या है, सिक्किम के बाद क्या है, त्रिपुरा के बाद क्या है, नागालैंड के बाद क्या है, मिजोरम। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है तो याद रखना। देखो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। वहीं बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से, पहला रखना गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, बाकी कल हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई फैक्ट समझने में दिक्कत हुई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखो, हमारा प्रयास होगा कि हम आसान शब्दों में आपको समझा सकें और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से आपको सारी क्लासें दे सकें। और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है नहीं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमको पढ़ना नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी हम पूरा कवर करेंगे। और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, तो हम प्रयास होगा हमारा कि मार्च में ज़रूर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और प्रयास हमारा है कि अच्छे से अच्छे समझा सके। मान लीजिए कोई गलती होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो जाता है लिखने में या बोलने में, कोई गलती होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम देख लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। और जो लोग क्लास में भी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो पढ़ेंगे या जो नोटिफिकेशन जाएगा आप तक पहुँच सके, और आप भरोसा करके इस चैनल से जुड़ करके होम गार्ड के लिए आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। और यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी अलग से बैच अनाउंसमेंट किया जाएगा अगर समय मिलता है तब, क्योंकि फर्जी के वादे करना उचित नहीं होगा और स्वास्थ्य सही न होने के कारण हम क्लास भी नहीं ले पा रहे थे, और उम्मीद रखिए कि अब शायद हम क्लास प्रतिदिन लेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। और आप लोग जो है, क्वेश्चन है कि कर्क रेखा पर जितने भी राज्य स्थित हैं, राज्यों की संख्या बताना है। कौन कौन से राज्य ये नहीं बताना है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य की संख्या बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो है
तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं वो भी बताना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं, अर्थात जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ये चीज़ जरूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।